तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ब्राइट इंडिया क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें मैं 20 OMR क्वेश्चन हल कराऊंगा आप सभी को, और उसके बाद आप लोग वर्णनात्मक प्रश्न को दिखा दूंगा और आप लोग हल कर लीजिएगा उसे, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाएगा यही 20 क्वेश्चन में ही, कि फिर आगे का सॉल्व कराने के लिए कुछ मतलब ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए और हो सकता है अगले पार्ट में करा दिया जाए। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपनी इस अच्छे से वीडियो को। तो आज बहुविकल्पी प्रश्न शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अगर वीडियो आगे पीछे हो जाए वॉइस से तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो ए है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, बी ऑप्शन रहेगा आपका वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तथा सी ऑप्शन आपका रहेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच, और डी ऑप्शन आपका रहेगा कहीं भी बन सकता है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र से बिल्कुल नहीं होगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में नहीं होगा, कहीं भी बन सकता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक निश्चित दूरी से छोड़ी जाएगी तो वह किसी ना किसी दूरी पर जाकर काटेंगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण का क्वेश्चन था, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं, तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, कि कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो इसमें डी ऑप्शन पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पारदर्शी से अपारदर्शी में कहाँ चला जाएगा। उसके बाद कम अपवर्तनांक वाली यह भी गलत हो जाएगा आपका, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं यह भी गलत हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही जो आंसर होगा आपका, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। जैसे मान लीजिए जूम करके आप लोग को बता दिया जाए, इसमें 1 सेकंड रुक जाए। जैसे अगर कोई किरण यहाँ से छोड़ी जा रही है और फिर दूर चली जा रही है, तो जो यह माध्यम होगा वो सघन होगा, और जो यह माध्यम होगा वो विरल होगा, और ये अविलंब से दूर चली जाती हैं, ये है आपका अविलंब, और जो ये है आपका आपतित किरण, और ये आपका है अपवर्तित किरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का,
और दूसरा ऑप्शन आपका लगा हुआ है कि 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी और वास्तविक उल्टा वस्तु का आकार का। तीसरे ऑप्शन में है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक वस्तु के आकार का। डी ऑप्शन में है आपका 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, सबसे पहले ए वाला देख लेते हैं। तो 30 सेंटीमीटर की वस्तु वास्तविक उल्टा, ये बिल्कुल नहीं होगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। और हमारा सी ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा नहीं होगी। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, क्योंकि 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर कहाँ से प्रतिबिंब बन जाएगा, दूसरी ओर ही बनता है प्रतिबिंब। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से निकलता है, तो उसमें जो दूरस्थ होता है 1 2 3 4 5 6 7 निकलते विबग्योर। आर यानी लाल। तो इसका लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लाल बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बैगनी, सबसे दूरस्थ पूछा है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। पांचवा क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। ए ऑप्शन होगा विद्युत ऊर्जा का, बी ऑप्शन हो जाएगा विद्युत वाहक बल EMF का, या सी ऑप्शन हो जाएगा आवेश का, या डी ऑप्शन हो जाएगा वैद्युत धारा का। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा का बिल्कुल नहीं होगा, विद्युत वाहक का भी नहीं होगा, विद्युत धारा का भी नहीं होगा, मतलब आवेश का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है ये वाला, जूम आउट नहीं करना पड़ेगा। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के 2-4 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। मैं बता दिया हूँ वीडियो के पहले ही कि अगर वीडियो और यहाँ पर जो लिखा जा रहा है वो आगे पीछे हो जाए तो आप लोग किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के 2-4 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा पूछा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका आंसर होगा, सबसे पहले R1 तथा R2 और H1 तथा H2। तो जब प्रतिरोध B को निकालने के लिए, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ सॉल्व नहीं करा पाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, H1 बटे H2, R1 बटे R2 और क्या हो जाएगा, नहीं R2 बटे R1, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ए है न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, फिर सी ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन एम्पियर मीटर और डी ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो वहाँ की जो संरचना थी वो ए बिल्कुल नहीं थी, सी भी नहीं थी, डी भी नहीं थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी CH4। तो इसे हम CH4 भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी पूछा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो C2H4H सबसे पहले सजातीय श्रेणी में होता क्या है? अगर यहाँ C2 होता और यहाँ C4 और यहाँ पे H4 और H6, हमें लग रहा है यही आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या बताया जाए? थोड़ा पेन सही से काम नहीं कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार, 10वां, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर रटें। PbNO3 का होल टॉइज ये ऑप्शन में हो जाएगा। उसके बाद PbO या PbNO2 का होल टॉइज या PbNO2। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, PbNO3 का होल टॉइज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल pH मान देख लीजिए, अगर ये स्केल है सात नंबर तक ये रहता है, इधर 7 माइनस में जाएगा और यहाँ पे 0, इधर 7 प्लस में जाएगा। तो इधर वाला क्षारीय रहेगा और यहाँ पे अम्लीय रहेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जल ना क्षारीय होता है और ना अम्लीय होता है, जल दोनों नहीं होता है। तो यानी कि इसमें दोनों अगर देखना है तो इसका जो सही आंसर होगा वो 7 हो जाएगा, 7। क्योंकि 7 ऐसी संख्या है pH मान में जो 0 वाला काम करती है, मतलब ना ही ये क्षारीय होगा और ना ही ये अम्लीय। 7 से कम अम्लीय रहता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। मैंने गलत थोड़ा बना दिया था, उसमें 1 से 14 तक होता है उसमें। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? चौथा क्वेश्चन, एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो जो इसका सही आंसर उपधातु सही हो जाएगा, और धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, मिश्र धातु भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपधातु हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये काफ़ी अच्छा, ये हर बार पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए यहीं पे इसे। CH3COOH, C2H5OH, C2SO4 सांद्र की उपस्थिति कराई गई है यहाँ पे, और H2O निकल रहा है। एक चीज़ और बताना है कि CH3OH निकल रहा है कि C2H5OH निकल रहा है कि CH3COO2H5 निकल रहा है कि CH3CH2COOH निकल रहा है। तो सबसे पहले ये तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कम है और ऑक्सीजन की भी संख्या कम है। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन, जहाँ तक हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कोशिका प्रक्रम उपभाग 2 की 8 यहाँ पे गलत लिखा है
14वां क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य जीव विज्ञान है। ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन है कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रक है। ऊर्जा के बारे में ये काफ़ी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना देता है कि ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है, ऊर्जा ग्रह कहाँ है, ये सब एक ही क्वेश्चन से बना के बता देते हैं और जो जानता है वो बता देता है। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ रहा है, ऊर्जा ग्रह नहीं पूछा है। इसमें कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो ए माइटोकॉन्ड्रिया है कि बी एटीपी है कि सी ग्लूकोज है या डी पायरूवेट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एटीपी हो जाएगा। एटीपी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में कि डी आमाशय में? तो पित्त रस का स्राव पित्ताशय में बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग वहाँ पे स्राव नहीं होता है, इसको इकट्ठा किया जाता है पित्त रस को। पित्ताशय में पित्त रस का स्राव बिल्कुल नहीं होता है, अग्न्याशय में भी नहीं होता है और आमाशय में भी नहीं होता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका यकृत में। अगर कोई भी आपसे पूछे कि पित्त रस का स्राव होता है और आपको अगर 2 ऑप्शन दे दिए जाए यकृत और पित्ताशय, तो पित्ताशय को आप लोग कभी चूज मत कीजिएगा, यकृत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे 15वें क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसे तुरंत यहीं पे रट लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराग कोश में होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूल मतलब पुष्प के बारे में आया है, पुष्प के बारे में पूछा है। तो पराग कोश क्या होते हैं? वायुदल होता है कि अंडाशय होता है कि बीजांड होता है कि परागकण होता है? तो जो 16वां क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा है। अंडाशय बिल्कुल नहीं होगा, अंडाशय क्योंकि परागकोश ऊपर रहता है और यह मानव कह रहे हैं, ये नर जनन अंग है फूल के। तो ये अंडाशय बिल्कुल नहीं होगा, वायुदल भी नहीं होगा, बीजांड भी नहीं होगा, परागकण बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो 16वें का जो आंसर है वो परागकण बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में या इनमें से सभी में? तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, 17वां का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प, पपीते का फूल, एक लिंगी पुष्प, पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल या आम का फूल? सरसों का फूल बिल्कुल नहीं होगा इसमें से, आम का फूल भी नहीं होगा, आम का फूल बिल्कुल नहीं होगा, गुलाब का फूल भी नहीं होगा, पपीते का फूल बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, पपीते का फूल। 18 एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। सामान्य रक्तदाब, तो इसका 140/80 बिल्कुल नहीं होगा, ये हाई लेवल में पहुंच जाएगा। अगर 140 हो गया तो 135 भी हाई लेवल हो जाएगा, 125 भी हाई हो जाएगा 115 के उससे, तो इसमें 100 भी हाई हो जाएगा। तो इसलिए इसका 120/80 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला, जो आहार श्रृंखला है उसका निर्माण कौन करता है? घास, गेहूं और आम, घास बकरी और मानव, बकरी गाय और हाथी, घास मछली और बकरी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आहार श्रृंखला इसका मतलब क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम घास को रख दें, बी ऑप्शन को ले लेते हैं, मुझे लग रहा है यही सही भी होगा। घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खाता है, तो मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका।
तो घास बकरी और मनुष्य, यानी घास को बकरी खाता है और बकरी को मनुष्य खाता है। तो इसका जो होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इसको हल नहीं करा पाएंगे हम, समय मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है। 20-21 मिनट का वीडियो बन चुका है 20-21 क्वेश्चन में ही। तो 21वां प्रश्न 22वां प्रश्न सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उपभाग 2 है यहाँ से। यहाँ अंग्रेजी वर्जन में दे दिया गया है दोनों। ये यूपी बोर्ड वाले का नहीं है, सीबीएसई वालों का है। यूपी बोर्ड में भी अंग्रेजी होता है, तो उनके लिए है ये वही चीज़ है सब। तो यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे को अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।